हार्ट की बीमारी जो होती है वो स्टार्ट्स वेरी यंगर एज, कीप्स ऑन बिल्डिंग, इस सडन एज कम्स जिस जगह सारा पूरा कोलैप्स हो जाता है, आर्टरी का पूरा बंद होना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस को जनरली यंगर जनरेशन में ही उसको एक ट्रेनिंग देना चाहिए कि हार्ट फ्रेंडली क्या ट्रेनिंग है, किस किस्म की ट्रेनिंग है, आपको कितना खाना है और उतना ही आपको एनर्जी यूटिलाइजेशन जितनी आप करते हैं उतनी ही आपको एक्सपेंडिचर होनी चाहिए। हार्ट के मरीजों को अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक डिज़ायर्ड सी टेम्परेचर में चलने की कोशिश करनी चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम स्मोक, या यंगर जनरेशन के लिए तो एक पैगाम है। ब्लड प्रेशर की जाँच करवाने की कोशिश करिए, डायबिटीज़ देखिए, अपने लिपिड्स का लेवल देखने की कोशिश करिए, एक आइडियल वेट मेंटेन करिए, विच इज़ ए सिंपल इशू। एक आइडियल डाइट खाने की कोशिश करिए, स्ट्रेस के लेवल को कम करने की कोशिश करिए। दर्शकों, टॉपिक टुडे के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम अक्सर स्वास्थ्य की बात करते हैं और स्वास्थ्य के साथ जुड़ता है हमारा दिल भी। आज प्रोग्राम में बात करेंगे दिल के बारे में और शहर के जाने माने दिल के डॉक्टर आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुशील शर्मा, और जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, अक्सर हम बात करते हैं और मुझे भी याद है, मैं जितने भी डॉक्टर्स के साथ बात करता हूं तो हर बार ये कहा जाता है कि डाइट का ख्याल रखना है, वेट का ख्याल रखना है। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो थोड़ा डिफरेंट है। पिछले अगर हम 5-6 महीने में देखें तो मेरे पास इतने नाम हैं जो कि बहुत ही यंग लोगों की मौत हो रही है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। ख़ासकर वो लोग जो रेगुलर जिम, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, इन सब चीज़ों की तरफ उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। सिद्धार्थ शुक्ला की हम बात कर सकते हैं, फेमस बॉलीवुड एक्टर, 40 साल की उम्र में और बहुत ज़्यादा जो फटीग करते थे, जिम वगैरह विजिट करते थे, फिटनेस की तरफ उनकी बहुत ज़्यादा तवज्जो थी। आपसे जानना चाहूँगा कि ये क्या मतलब किस तरह से हो रहा है कि इतने यंग लोगों की डेथ्स क्यों हो रही है? देखो फहीम भाई, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है किसी की मेडिकल हिस्ट्री पे कमेंट करना कि किसको क्या बीमारी है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। पर यंगर जनरेशन में जो हार्ट की बीमारियां हो गई हैं वो इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन, इज़ कंसर्न फॉर यू, कंसर्न फॉर अस आल्सो हु डील विद दिस। किसी ज़माने में हम ये कहते थे कि हार्ट की बीमारी 40 के ऊपर होती है, तो आजकल यू सी वेरी यंगर पेशेंट्स, 20-30 साल के लोगों में हार्ट की बीमारियां हो रही हैं। जिस जगह हम हार्ट की बीमारी की बात कर रहे हैं, इस जगह हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ की बात कर रहे हैं। सडन कार्डिक अरेस्ट, सडन कार्डिक जिसको एमआई हम बोलते हैं, कार्डिक अरेस्ट हुआ एंड यू लूज़ दैट पर्सन। इसके बड़े से रीज़न्स हैं, रीज़न्स तो एक नहीं है, रीज़न्स काफ़ी हैं। डायबिटीज़ बहुत कॉमन फिनोमिना है, मीन्स राइजिंग ए ब्लड शुगर लेवल। डायबिटीज़ लोगों में 2-4% से नॉर्मल लोगों से ज़्यादा है, हार्ट की बीमारियां कॉमन होती हैं। हम तो इसको डायबिटीज़ को CAD इक्विवेलेंट भी कहते हैं कि उसी तरह है जिस तरह एक CAD का कंपोनेंट है। ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन फिनोमिना इन द सेंस कि एवरी थर्ड पर्सन इज़ हाइपरटेंसिव। अगर आप कम्युनिटी में, सोसाइटी में या घर में लोग देखने की कोशिश करते हो तो BP इज़ अगेन ए अलार्मिंग इशू। डाइट के साथ ही लिंक्ड है ओवरवेट एंड ओबेसिटी, वज़न बढ़ना, मोटापन होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर्स हैं। यंगर जनरेशन में स्मोकिंग या वैपिंग जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत कॉमन फिनोमिना है। पीपल स्मोक ए लॉट एंड किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण परेशानियां हो रही हैं। तो तीसरा लेवल ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का लेवल कम है यंगर जनरेशन में। पीपल वॉक लेस, पीपल डू लेस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर हार्ट सपोर्टिंग। ज़्यादा लोग तो ये करते हैं कि मैं मसल्स बना लूँ, मैं जिमिंग कर लूँ, थोड़ी स्ट्रेंथनिंग कर लूँ मसल्स की, फिज़िकली फिट दिखना चाहिए। पर उस किस्म का एक्सरसाइज करना चाहिए जो हार्ट फ्रेंडली हो। हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइजेज मीन्स रन, जॉग, स्विम, साइकिल, दीज आर गुड एक्सरसाइजेज। ये हार्ट के लेवल का सपोर्ट करने के लिए होते हैं। फिर डाइट का फैक्टर है। कुछ लोग, हम लोग नॉर्दर्न इंडिया में या इस जगह इंडियन लोग ज़्यादा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं, ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स लेते हैं, वो भी एक कंसर्न है। जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक, उनमें यंगर जनरेशन्स में हार्ट की बीमारियाँ ज़्यादा कॉमन होती हैं। डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर को आप बहुत बारीकी से देखते हैं, एक लंबा तजुर्बा है आपको, काफ़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आपने अटेंड की है, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस आप रेगुलर अटेंड करते हैं। क्या देखते हैं, खासकर आपने जो यंग जनरेशन की बात की, ये क्यों बदलाव आया है? क्या जो पुराना वक्त था जहाँ पे एक नॉर्मल फटीग होता था इंसान का, घर से हम पैदल निकलते थे, बहाने से हमारा वॉक भी हो जाता था,
लेकिन आज अगर हम देखें तो छोटी से छोटी फैमिली जो है उनके पास भी जो है वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। वो जो फटीग था, जो बहाने से होता था, आजकल वो बिल्कुल कम हो गया है। और यंग जनरेशन, खासकर जैसे मैं बात करूँ, आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को आप काफ़ी लंबे अरसे से देख रहे हैं, जो कार्डियोलॉजी विंग है उसका, तो कितने % यंग लोग जो है वो आपके पास आते हैं हार्ट एलिमेंट को लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ट्रांजिशन में ये सब कुछ हुआ है। यू प्रोग्रेस फ्रॉम वन लाइफ टू द अदर लाइफ एंड थिंग्स हैव चेंज फॉर यू। उसी तरह एक ह्यूमन बिहेवियर में भी चेंज आया, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी का हो, चाहे खाने पीने का हो, चाहे एक कम्युनिटी लेवल में सपोर्ट स्ट्रक्चर का हो। मैं पुंछ का हूँ। कई बार ये होता था कि हम लोग बस स्टैंड से घर तक पैदल तकरीबन जाते होते थे, या मार्केट में या हॉस्पिटल में लोग पैदल जाते थे। पर आजकल हर जगह देयर कम्युनिकेशंस का सिस्टम है, लोग इवन प्रेफर ऑटो फ्रॉम गोइंग फ्रॉम बस स्टैंड टू होम। तो ये एक चेंज है, सडन चेंज इन सोसाइटी की। एक फिजिकल एक्टिविटी का लेवल बहुत कम हो गया, हम लोग काम भी कम करते हैं और स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ गया है यंगर जनरेशन में। एक रिस्क फैक्टर के साथ लिंक नहीं किया जाता कि फिजिकल एक्टिविटी होने से ये चीज़ अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है, जिन लोगों में लिपिड्स के लेवल तेज़ हैं, जिन लोगों में ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों में डायबिटीज़ है, जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग मोटे हैं, फिजिकल एक्टिविटी जिनकी कम है, या स्ट्रेस का लेवल काफ़ी है, उन लोगों में हार्ट की बीमारियां ज़्यादा कॉमन देखी गई। अब इसमें क्या किया जा सकता है? 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं प्रिवेंशन में। एक तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन एट द लेवल ऑफ प्रिवेंटिंग द रिस्क फैक्टर्स, कि एक सोसाइटी में हम एक पैगाम दें कि साहब ये चीज़ें हार्ट फ्रेंडली हैं, ये करने की कोशिश करनी चाहिए, सो दैट रिस्क फैक्टर्स को कम किया जाए। फिर एक प्राइमरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन मीन्स यू प्रिवेंट दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोक के बारे में लोगों को एजुकेट करें, खाने पीने के लेवल में एजुकेट करने की कोशिश करें। और तीसरा लेवल जो प्रिवेंशन का है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन, की आपको हार्ट अटैक हो जाता है तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं सोसाइटी में। तो ये प्रिवेंशन के लिए ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं। हम लोग कोविड एरा से पहले कैंप्स भी करते थे। तकरीबन 3 लाख से 4 लाख लोगों को हमने स्क्रीन किया है, जिसमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, लिपिड्स का लेवल देखा है, या हार्ट की एजुकेशन की बात की है, क्या चीज़ें हार्ट फ्रेंडली हैं, किस किस्म की डाइट आपको खानी चाहिए। तो ये सब एक प्रिवेंशन के प्रोग्राम है जो सोसाइटी में हर जगह करने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोग भी करते हो अपने थ्रू दिस काइंड ऑफ मीडियम, और हम लोग भी एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। तीसरा सवाल आपका ये है कि यंगर जनरेशन कितने लोग हॉस्पिटल्स में लैंड कर रहे हैं। तो काफ़ी से लोग आते हैं। वी सी जनरली पीपल इन अर्ली 30s, 20s, 40 से कम लोग, काफ़ी लोग हार्ट की बीमारियों के साथ हॉस्पिटल में लैंड करते हैं। डॉक्टर साहब, सिम्टम्स क्या है? अगर किसी शख्स को हार्ट का कोई इशू है, उसे कोई प्रॉब्लम है, तो बेसिक सिम्टम्स क्या है जिससे उसको थोड़ा सा ये पता लगे? क्योंकि हम तो प्रोग्राम इसी मकसद से कर रहे हैं कि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस हो जाए। और अक्सर हमने देखा है बहुत सारी बीमारियों में लोग बहुत लेट हो जाते हैं जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो इनिशियल सिम्टम्स थोड़ा सा कुछ डिस्कस देखो, ठीक कहा आपने कि टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। हार्ट की बीमारी में हम लोग कहते हैं कि टाइम इज़ द मसल। जब लगे कि आपको हार्ट के सिम्टम्स हैं, काफ़ी लोग ये मिमिक करते हैं कि साहब ये तो रिफ्लक्स है, ये तो स्टमक का प्रॉब्लम है, स्टमक अपसेट है, मेरे को गैस बन रहा है, ये हार्ट का बीमारी नहीं हो सकता। सो दैट इज़ ए डिफरेंशियल डायग्नोसिस। आपको लगता है कि छाती में दर्द हो रही है जो काफ़ी सख्त सी किस्म की है, लगता है कि किसी ने बैंड बांधा है, लगता है कि जकड़न हो रही है, और इस किस्म का दर्द है कि आपको लगता है कि एक भारी सा दबाव मेरी छाती के ऊपर पड़ा है, इस जगह पे रेट्रोस्टर्नल एरिया में जाके ऊपर भी जाता है, ये लेफ्ट आर्म में भी जाता है। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। आप लगता है कि 3 ब्लॉक्स चलते थे, आजकल 3 ब्लॉक्स आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सांस फूल रहा है, आपको फटीग हो रही है, मीन्स थकान हो रही है, आपको लगता है कि आपका हार्ट रेस कर रहा है, पल्पिटेशन हो रही है, या स्वेटिंग हो रही है, घबराहट जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं हार्ट के। छाती में दर्द होना काफ़ी सी भारी किस्म का है। लगता है कि जो चलने से होता है, रेस्ट करने से ठीक हो जाता है, जिसको हम एंजाइना की फॉर्म कहते हैं। लगता है कि काफ़ी किसी ने जकड़न सी छाती में कर रखी है, या दबाव सा रखा हुआ है, और सांस का फूलना नए तरीके से शुरू हो रहा है कि अब नॉर्मल एक्टिविटी में जितना आप लोग चलते थे उतना चलने में आपको सांस नहीं फूल रहा था, आज आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सांस फूल रहा है। तो ये सारे हार्ट के सिम्टम्स हैं। इसी तरीके को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि डायबिटीज़ में कई बार इस किस्म के सिम्टम्स कॉमन नहीं होते, हम लोग कहते हैं कि कुछ रिफ्लक्स हुआ, गैस बना, इधर दर्द हुआ, उधर दर्द हुआ, यू डू एन ECG, फिर आपको लगता है कि फ्रैंक हार्ट
के सिम्टम्स, हार्ट के साइंस हैं उसमें ईसीजी में, जो लोग हम देखते हैं कि एसटी ऊपर उठा हुआ है या नीचे बैठा हुआ है, या हार्ट के एंजाइम्स करते हैं, तो हर किस्म के सिम्टम्स को कोरिलेट उसके साथ नहीं किया जा सकता। डायबिटीज़ में कई बार एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं कि आपको सिर्फ सांस फूलता है, सिर्फ घबराहट सी होती है, पल्पिटेशन सी होती है, और जब भी आप ईसीजी करने की कोशिश करते हैं या लेवल ऑफ एंजाइम्स देखने की कोशिश करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ाहट होती है। डॉक्टर साहब, मान लीजिए जो सिम्टम्स हमने डिस्कस किए, ये सिम्टम्स किसी में है, इमीडिएट उसे क्या करना चाहिए? देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं इम्पॉर्टेंट। एक तो टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम इज़ द मसल। जितना आप लोग टाइम ज़ाया करने की कोशिश करेंगे उतना लगता है कि हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाते हैं। दो किस्म की थेरेपीज़ हैं विच आर इम्पॉर्टेंट। एक तो आपको लगता है कि कैथ लैब आपके एरिया में कहीं दूर है, आप पुंछ के हैं, रजौरी के हैं, डोडा के हैं, ऐसी जगह हैं जिसमें आप एक टर्शरी केयर लेवल नहीं है, तो वहाँ एक थ्रोम्बोलिसिस मींस यू गिव सम काइंड ऑफ ड्रग्स विच डिज़ोल्व द क्लॉट। अगर आपको ईसीजी में लगता है तो ये थ्रोम्बोलिसिस, हम जितने भी फिजिशियन लोग हमारे पास आते हैं एमडी की ट्रेनिंग में, उनको हम ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। या हम लोग एक सेव हार्ट इनिशिएटिव भी है हमारा व्हाट्सएप पे, जिसमें हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि साहब इनको थ्रोम्बोलाइज करने की कोशिश करिए। दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो खून पतला करने वाली होती हैं। एक वो ऑप्शन है जो पेरिफेरल एरियाज़ में अवेलेबल है, और दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जिस जगह आपकी कनेक्टिविटी उस स्पेस के साथ है कि आप इमीडिएटली हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं, उस जगह पहुंचने के लिए आपको कैथ लैब की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, तो सेकंड ऑप्शन जो है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है। तो ये दो सी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, पर उससे भी पहले सिम्टम्स को इग्नोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो भी फिजिशियन जिस जगह आपका अवेलेबल है, चाहे वो पुंछ में है, चाहे डोडा में है, चाहे कश्मीर में है, जिस जगह भी है, उसको दिखाना चाहिए, ईसीजी करके देखना चाहिए, हार्ट के एंजाइम्स का लेवल देखना चाहिए। अगर लगता है कि थ्रोम्बोलिसिस की इंडिकेशन है तो उनको खून पतला करने की दवाई देनी चाहिए, और लगता है कि अगर उससे भी सेटल नहीं हो रहा तो एक हायर सेंटर में उनको रेफर करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखना है कि आपने बहुत सारे पब्लिक कैंप्स किए जहाँ पे आप दिखाते हैं लोगों को कि अगर कहीं किसी पब्लिक प्लेस में, किसी ऑफिस में किसी को कार्डिक अरेस्ट होता है तो जो फर्स्ट एड जिसे हम कहते हैं, जो शुरुआती उसे हेल्प मिलनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? किस तरह से इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप किसी को ये लगता है कि कार्डिक अरेस्ट हुआ है और हॉस्पिटल और जहाँ पे कार्डिक अरेस्ट हुआ है तो थोड़ा वक्फा है, टाइम है, तो इमीडिएट हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए? जिस जगह लगता है कि इस किस्म के सिम्टम्स हैं तो एक एयरवे को मेंटेन करना चाहिए, मींस ब्रीदिंग का यू शुड टेक केयर ऑफ दैट ब्रीदिंग, और एक मरीज़ को एक अच्छा सा पोस्चर में लिटवा देना चाहिए, वो एक तरीका है। आजकल थ्रोम्बोलिसिस का घर में भी थ्रोम्बोलिसिस करते हैं, इवन एम्बुलेंसेज में भी करते हैं। इतना जितना भी अवेयरनेस ज़्यादा होगी, अगर ईसीजी आप कर सकते हैं तो थ्रोम्बोलाइज जितना जल्दी करें उतनी अच्छी बात है। ये आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो क्लॉट डिजॉल्विंग ड्रग्स हैं, जैसे एस्पिरिन है, स्टैटिन है, ब्रीदिंग का मेंटेन करिए, पोस्चर मेंटेन करिए, देखिए ब्लड प्रेशर ठीक है, तो इतनी चीज़ें एक नॉर्मल कम्युनिटी लेवल पे की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है कि जो वीडियोस सर्कुलेट होते हैं हार्ट के रिलेटेड, वो जो पुशिंग हम करते हैं हार्ट के ऊपर, वो बेसिकली रिससिटेटिव मेजर्स हैं। वो तो लोगों को सिखाते हैं, रिससिटेटिव मेजर तो किसी को भी सिखाया जा सकता है। वो एक सडन अरेस्ट है, यू थम्प गिव सम काइंड ऑफ, लोग भी कहते हैं कि हमने घर में इसको कुछ हुआ, हमने थम्पिंग किया, छाती पे कंप्रेस किया, तो एक रिदम वापस डेवलप करने की कोशिश, वो एक इग्नोरेंट सा पार्ट है इसमें, कि उसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि मैंने थम्पिंग किया, हार्ट का सिम्पटम वापस ये हार्ट। मेरा मकसद ही इस सवाल का पूछने का था, क्योंकि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और जब भी कहीं ऐसा कुछ हादसा होता है। जी, रिससिटेटिव मेजर्स उस जगह करने चाहिए जिस जगह आपको लगे कि एक ब्रीदिंग में अरेस्ट हुआ है, हार्ट के सिम्टम्स नहीं हैं, हार्ट पंप नहीं कर रहा, तो उस जगह एक ब्रीदिंग रिससिटेटिव मेजर्स की ज़रूरत होती है। पर रिससिटेटिव मेजर्स में भी आपको देखना चाहिए कि आप कितनी देर में छाती को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको ईसीजी में क्या डेवलप हो रहा है। कई बार ये है कि सडन सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग हो जाता है, यू गिव इन अ थंब, पेशेंट गेट्स अप, तो उसको हम कार्डिक मसाज नहीं बोलते, उसको हम रिससिटेटिव मेजर्स नहीं हम लोग कहते हैं उसको। तो ये भी देखना है कि किस किस्म की सिचुएशन में आप ये सारे मेजर्स करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस में देखें, जैसे आपने हाइपरटेंशन की बात की, डायबिटीज़ की बात की, आपने कहा कि एंजाइम्स लेवल जो है उसका चेक करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बताइए कि कितनी देर का फिजिकल एक्सर्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्या सही समय रहता है? क्या खाने से पहले करना चाहिए या खाने के बाद करना चाहिए, और कितना ज़्यादा स्ट्रेस डालना है हमें बॉडी पे? देखिए, चूँकि विंटर्स हैं, जो लोग सडन एक्सपोजर आप विंटर्स में करते हो तो वो भी हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। हार्ट सडन विंटर्स में ब्लड प्रेशर तेज़ होता है, विंटर्स में वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है,
और एक जब भी आप अपने आप को एक्सपोज करने की कोशिश करते हो इन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो या लेट नाइट हो, तो वो उतना ज़्यादा अपने को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने आप को एक्सपोज कर भी रहे हैं तो आप अपने आप को कवर करने की कोशिश करिए। वियर सम काइंड ऑफ कैप, वियर सॉक्स, वियर इनर्स इन लेयर्स एंड सी दैट कि आपका सडन एक्सपोजर में ज़्यादा परेशानी ना हो, जिसमें एक सडन राइज इन ब्लड प्रेशर, सडन राइज इन वैसोकंस्ट्रिक्शन, ये सब चीज़ें हों। हार्ट के मरीज़ों को अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक डिज़ायर्ड से टेम्परेचर में चलने की कोशिश करनी चाहिए और जितनी भी दवाइयाँ आप खाते हैं वो खा के जाइए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, जिन लोगों में एंजाइना होता है उन लोगों में खाना खाने के बाद नहीं चलना चाहिए। खाना खाने के बाद एक एंजाइना प्रेसिपिटेट होता है। खाना खाने के बाद जो सर्कुलेशन में जो द डाइवर्शन ऑफ ब्लड इज़ पूल्ड टू द अदर ऑर्गन्स विच वर्क मोर देन दी नॉर्मल डिज़ायर। तो ये भी एक आपको चलना भी है तो ये देखना है कि आपका स्टमक उतना ज़्यादा फुल नहीं होना चाहिए या उतना ज़्यादा मील्स हैवी नहीं होना चाहिए और चलने की कोशिश करिए। आइडियली कितना टाइम ज़रूरी है सैर करने के लिए? मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज 40 to 45 मिनट, 40 to 60 मिनट्स और 45 to 60 मिनट जितना आप कर सकते हैं, एटलीस्ट 5 days इन ए वीक। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज 45 to 60 मिनट्स, एटलीस्ट 5 days इन ए वीक इन द फॉर्म ऑफ रन, जॉग, स्विम, साइकिल। दीज आर ऑल एक्सरसाइजेज विच आर गुड फॉर हार्ट। जो एक्सरसाइजेज वेट स्ट्रेंथनिंग के लिए होती हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग होता है, दीज आर नॉट गुड फॉर हार्ट। ये हार्ट के लिए हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइजेज नहीं है और इनको करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए जो हार्ट के मरीज। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ग्रुप ऐसा भी है पेशेंट्स का जिनके घुटनों में दर्द है, वो चल नहीं सकते हैं, लेकिन हार्ट की एलिमेंट है, चलना भी बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? कि जितना चल सकते हैं आप चलने की कोशिश करिए। आप अपने आप को उतना ही स्ट्रेच करिए जितना आप चलने की ज़रूरत है। तो साइकिल करने की कोशिश करिए अगर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ स्टेशनरी है या चलने के लेवल की है साइकिलिंग है, वो आप कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एक मरीज़ कहे कि जी मेरे को एक डिस्क का प्रॉब्लम है विच गेट्स प्रेसिपिटेटेड बाय वॉकिंग, तो ही शुड नॉट ले मोर स्ट्रेस ऑन वॉकिंग इन द सेंस कि हिज बेसिक डिजीज गेट्स प्रेसिपिटेटेड। ये आपको देखना है कि कितना आप सक्षम है करने के लिए। जो नॉर्मल फिजिकली फिट लोग उनके लिए 45 to 60 मिनट्स एटलीस्ट 5 days इन ए वीक इतना तो चलना चाहिए सबको, एटलीस्ट तो चलना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आजकल मैराथन्स का बड़ा ट्रेंड है, लोग भागते हैं और लंबे लंबे हमने देखा 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। ये जो मैराथन रनर्स होते हैं इनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और ये कितनी इंटेंसिटी, इनकी फ्रिक्वेंसी क्या रहनी चाहिए मैराथन रनर की? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग किस किस्म की है। अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए ट्रेंड हैं, इतना चल सकते हैं, तो चलने में कोई परेशानी नहीं है। पर उसमें जो लोग सडन अपने आप को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, इनमें बेसिक एक ईसीजी का लेवल देखना चाहिए और एक एरिथमिया देखना चाहिए कि हार्ट का रिदम कहीं ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है व्हेन यू वॉक फॉर ए लॉन्गर पॉइंट ऑफ टाइम। जिन लोगों में कंडक्शन ब्लॉक होता है, जिन लोगों में ईसीजी में कुछ अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, इन लोगों को विग्रस काइंड ऑफ एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। वो तो एक जो भी ये लोग होते हैं, जो भी लोग इस फॉर्म की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो दे गेट इन्वेस्टिगेटेड कि आई एम फिट फॉर दिस काइंड ऑफ वॉक और नॉट, कि मैराथन के लिए मैं फिट हूँ या नहीं हूँ। पर उनके लिए ये सुझाव रहेगा कि एक बेसिक अपना ईसीजी का टेस्ट करवाइए और हार्ट का इवैल्यूएशन करवाने की कोशिश करिए बिफोर यू जंप इन फॉर दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइज। एक मरीज़ लगता है जिसको सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है, मीन लगता है वैल्व की प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई स्ट्रक्चरल डिजीज़ है, उन लोगों को हम इस किस्म की विग्रस एक्सरसाइज कराएंगे तो आई डोंट थिंक ही विल बी इन अ पोजीशन टू कंप्लीट दैट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो एक प्रिकॉशन है उन लोगों के लिए जो इस किस्म की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं कि अपने हार्ट का इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए। ये एक सुझाव। डॉक्टर साहब, एक पासिंग रेफरेंस हमने दे दिया जो स्मोकर्स हैं या अल्कोहल का जो कंजप्शन करते हैं, कितना हानिकारक है स्मोकिंग एंड कंजप्शन ऑफ अल्कोहल? देखिए ये डिबेट तो अनएंडिंग है, पर स्मोक इन एनी फॉर्म इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट। चाहे आप एक्टिव हैं या पैसिव स्मोकर हैं, वो अच्छा नहीं है। स्मोक जो लोग करते हैं उनको छोड़ देने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग नहीं पीते वो ठीक है, दूर रहें, ड्रिंक्स नहीं करें, अच्छी बात है। जो लोग ले रहे हैं एटलीस्ट दे शुड सी दैट दे शुड नॉट टेक वेरी हैवी ड्रिंक्स। मॉडरेट ड्रिंकिंग इज़ ओके फॉर हार्ट in the sense that it gives some kind of protection to the coronaries, but ज़्यादा अगर आप दारू अल्कोहल पीते भी हो तो अल्कोहल एक हार्ट के मसल्स के लिए अच्छी नहीं है, वो हार्ट के मसल्स के लिए भी अच्छी नहीं है और एक लिवर के लिए भी अच्छी नहीं है। तो नॉट ओनली वन इट गिव्स प्रोटेक्शन टू आर्टरीज बट हार्मफुल इफेक्ट उसके ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये देखना है कि व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव। जो लोग रेगुलर ड्रिंक्स लेते हैं, जो उसको छोड़ नहीं सकते, उनके लिए सुझाव रहेगा कि आप मॉडरेशन में रहिए। यू शुड नॉट इंडल्ज इन सम काइंड ऑफ हैवी ड्रिंकिंग सो दैट यू स्पॉइल योर लिवर एंड स्पॉइल योर हार्ट मसल्स। जो लोग नहीं ले रहे हैं उनको नहीं लेने की कोशिश करनी चाहिए, ये एक सुझाव।
डॉक्टर साहब, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह जो है, खासकर जो यंग जनरेशन है जिसमें पिज़्ज़ा वगैरह या हॉट डॉग्स, बर्गर्स, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं। तो किस किस्म की डाइट होनी चाहिए? जैसे फ्राइड वगैरह कितना अवॉइड करना है? जो घी या तेल बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं उनके लिए क्या है, और किस किस्म की डाइट हमें लेनी चाहिए? देखिए, हम लोग इस रीजन में ज़्यादा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनको कम लेने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड फैट इन एनी फॉर्म इज़ नॉट गुड। उतना ही एक मकसद तो ज़िंदगी का यही है कि यू शुड स्टे विद ए डाइट विच इज़ ए बैलेंस डाइट। उसमें सारे कंपोनेंट हों, प्रोटीन्स भी हों, कैलोरीज भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, पर ऐसे लें जो हार्ट के लिए अच्छे हैं। सैचुरेटेड फैट इन द सेंस ज़्यादा अगर आप लेते हैं, घी, बटर, ये चीज़ें, ये हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। दीज आर नॉट क्रीम्स, ये हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। जो लोग खाते हैं पूड़ी, परोंठा, टिक्की, समोसा, जैसे हमारी भाषा में कहते हैं, कल्चर है हमारा कि यूनिफॉर्म फ्रेंच फ्राइज, दे आर नॉट गुड। दीज आर रिच इन सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट। इनको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। lay more emphasis on vegetables, lay more emphasis on fruits and vegetables. These are friendly. Lay more emphasis on beans, nuts you can take. Keep on alternating the oils. आप जितने भी ऑयल्स लेते हैं, जैसे चाहे वो सफोला है, ऑलिव है या मस्टर्ड है, उसको अगर लेते भी हैं तो कीप ऑन ऑल्टरनेटिंग दैट। मीन्स take one oil for 1 month, keep on changing it. So that is what it is. Saturated fat in any form is not ideal, not good diet to be taken. So you should keep your balance in the diet कि आपको क्या खाना और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी परेशानी जो इंडिया में है वो ये है कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा ओबेस हो रहे हैं। उसका क्या रीज़न है? और ख़ासकर ये जो हार्ट एलिमेंट की हम बात करते हैं, पिछले लगभग 2 सालों से देखें तो बच्चे इंडोर हैं, कोई ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी नहीं है। कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद हैं। पहले बच्चे स्कूल जाते थे, फिज़िकल एक्सर्शन होता था, भाग दौड़ होती थी। लेकिन पिछले 2 साल से देखें तो बच्चे सारे इंडोर हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है हेल्थ इश्यूज़ को लेकर बच्चों के। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीज़ें इकट्ठी हैं। दी इनटेक एंड आउटपुट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ योर इंक्रीज वेट। ओबेसिटी में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओबेसिटी में जो हमारा मानना है, जिस जगह तक हमने देखा है कि यंगर जनरेशन इज़ वेरी ओबीस बिकॉज ऑफ द फैक्ट द डाइट इज़ नॉट वेरी गुड। ओबेसिटी में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी आर फिक्स्ड। मीन्स और जितने आपके सेल्स हैं बॉडी में फिक्स्ड हैं, जितने मेरे हैं फिक्स्ड हैं। सेल्स की जो लेंथ है, शॉर्टनिंग एंड उसकी जो बड़ापन होना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओबेसिटी एक कंसर्न है। ओबेसिटी एक यंगर जनरेशन में बड़ा है। ओबेसिटी के कारण सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। ब्लड प्रेशर लिंक्ड है, डायबिटीज़ लिंक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम लिंक है, हार्ट की बीमारियाँ लिंक्ड हैं। तो एक एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस जो है जनरली स्टार्ट्स इन अ वेरी यंगर एज। मीन्स यू शुड ट्यून योर यंगर जनरेशन टू डेवलप हार्ट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर एट ए वेरी यंगर एज। जितना जल्दी आप शुरू करने की कोशिश करें उतना जल्दी अच्छा है। हार्ट की बीमारी जो होती है वो स्टार्ट्स वेरी यंगर एज, कीप्स ऑन बिल्डिंग। इस सडन एज कम्स जिस जगह सारा पूरा कोलैप्स हो जाता है, आर्टरी का पूरा बंद होना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस को जनरली यंगर जनरेशन में ही उसको एक ट्रेनिंग देना चाहिए कि हार्ट फ्रेंडली क्या ट्रेनिंग है, किस किस्म की ट्रेनिंग है, आपको कितना खाना है और उतना ही आपको एनर्जी यूटिलाइजेशन जितनी आप करते हैं उतनी ही आपको एक्सपेंडिचर होनी चाहिए। तो जब इन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो यू बिकम ओबीस। व्हेन यू बिकम ओबीस, देयर इज़ डायबिटीज़ फॉर यू, देयर इज़ ब्लड प्रेशर फॉर यू, देयर इज़ ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम फॉर यू, एंड देयर इज़ एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। डॉक्टर साहब, बिल्कुल लास्ट में बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ कार्डियोलॉजिस्ट? देखिए भाई, हमारा कंसर्न तो यही है कि लोग एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहें और एक हार्ट फ्रेंडली हेल्दी एटमॉस्फेयर में। एक पैगाम तो यही है कि अपने दिल का ध्यान रखिए। और कैसे दिल का ध्यान रख सकते हैं हम लोग? स्टे अवे फ्रॉम स्मोक। यंगर जनरेशन के लिए तो एक पैगाम है। ब्लड प्रेशर की जांच करवाने की कोशिश करिए, डायबिटीज़ देखिए, अपने लिपिड्स का लेवल देखने की कोशिश करिए, एक आइडियल वेट मेंटेन करिए विच इज़ ए सिंपल इशू, एक आइडियल डाइट खाने की कोशिश करिए, स्ट्रेस के लेवल को कम करने की कोशिश करिए, और हम लोग आपके साथ ही हैं। दैट इज़ व्हाट वी कैन से। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे डॉक्टर सुशील शर्मा, और आपने विस्तार से इनको सुना। तो दिल यानी आपके शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन,
इसका ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और जिन जिन बातों का डॉक्टर साहब ने ज़िक्र किया है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल हो, बीमारियां आपसे दूर रहें, ख़ासकर दिल की बीमारी, तो अपने रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव लाइए, अपनी डाइट जो है उसको सुधारें, तभी ये मुनासिब होगा कि आप बीमारियों से जो है वो दूर रह सकते हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।